नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहली बार अल्मोड़ा पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया है। जन आशीर्वाद रैली के जरिए सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जहां नया उत्साह भरा है, वहीं मिशन 2022 पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकजुट होने का संदेश भी दिया है। यहां से जन आशीर्वाद रैली में शामिल होकर प्रदेश के मुखिया का काफिला शिखर तिराहे की तरफ बढ़ा। जगह जगह बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पक्ष में नारेबाजी कर सीएम धामी का अभिनंदन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री की रैली मुख्य बाजार के रेमचे इंटर कॉलेज प्रांगण में पहुंची और सभा में तब्दील हो गई, जहां सीएम धामी ने सभा को संबोधित किया। कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने 2014 के बाद जब से सरकार में आए तब से जितने काम किए हैं, अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो भूतो न भविष्यति। मेरे से पत्रकार मित्र पूछते हैं कि आप क्या लेकर जाएंगे जनता के बीच में, आपका क्या प्लान है। तो मैं उनसे कहता हूं कि एक तरफ पूरे देश की आजादी के बाद आजाद भारत के अंदर जितनी सरकारें रही हैं, उन सरकारों का काम, और एक तरफ मोदी जी के 7 वर्ष का काम। ये 7 वर्ष का काम कई गुना भारी पड़ने वाला है। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के खुमाड़ में शहीद दिवस पर आजादी के दीवानों को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने शहीद के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। शहीद दिवस में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति खुलकर सामने आई है। आपको बता दें कि पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, इसके बाद कांग्रेस और फिर अंत में आम आदमी पार्टी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। वहीं जीआईसी खुमाड़ परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक महेश जीना ने सल्ट में वीरों की भूमि बताया और कहा कि आज़ादी में सल्ट के जाबाजों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शहीदों के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया है। शहीद दिवस पर ही हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता था और शासन से लोग यहाँ पर आते थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने, और शहीदों के नाम से बहुत ज़्यादा घोषणाएं यहाँ पर होती थी। उस क्षेत्र का विकास होता था। लेकिन दुर्भाग्य है, इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ना ही देघाट में और ना ही सल्ट में कोई भी उनके नुमाइंदे आए यहाँ पर श्रद्धांजलि देने, और ना ही किसी प्रकार की विकास की बातें यहाँ पर की गई हैं। मंत्री जी का हमारे यहाँ पहले से ही तय था कि वर्चुअल प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि 6 तारीख को अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है। और उनकी आपको बताइए कि अभी मुख्यमंत्री जी लगातार जो है विकास कार्यों में लगे, नई नई घोषणाएं लोगों के विकास की हो रही है। तो इसलिए व्यस्त होने के कारण भी आज वो नहीं आ पाए। अन्य मंत्रियों के अन्य क्षेत्रों में भी हमारे चौहान जी के खुद हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में भी आज शहीद दिवस का प्रोग्राम। और उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन देवभूमि में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को कटघरे में खड़े करके एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। बीजेपी जहां अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जा रही है, वहीं विपक्ष सरकार को कोरोना मैनेजमेंट के साथ प्रदेश के विकास को लेकर सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। अब केवल चुनाव में मात्र 3 महीने रह गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो घोषणाएं आज सरकार कर रही है या जो कार्य आज प्रारंभ कर रही है, क्या उनको 3 महीने में पूरा कर पाएगी? क्या धरातल में होगा? और जो ये बार बार कहते हैं कि घोषणा पत्र में हमने 90% काम कर दिया है, इन्होंने घोषणा पत्र का 15% भी काम नहीं किया अपने घोषणा पत्र में।
जो इनका दृष्टि पत्र है उसमें 15% भी नहीं किया। जो घोषणा पत्र के पहले बिंदु है 1, 2, 3, 4 उन्हीं में भी पूरा नहीं किया। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि उत्तराखंड में विकास के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। जो भी घोषणाएं की गई हैं, उन सभी वादों को पूरा कर लिया गया है। विपक्ष बस भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और आप देख भी रहे होंगे कि उन घोषणाओं का क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस बीच 200 करोड़ के 2 पैकेज घोषित किए अलग अलग क्षेत्रों के लिए, एक 125 करोड़ रुपए का अलग अलग पैकेज घोषित किया। तो उसके साथ साथ आप देखिए समाचार पत्रों में से लेकर और सभी जगहों पर, और उनके शासनादेश भी जारी हो गए। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि 2022 के चुनाव में किसके सर सजेगा जीत का ताज और किसे मिलेगी करारी हार। देहरादून से संवाददाता अजय पांडे की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी के लिए। और रुद्रप्रयाग में बीजेपी राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत रुद्रप्रयाग नगर और ग्रामीण मंडल का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है, जिसमें बूथ स्तरीय स्वयं सेवकों से जनसेवा ही बीजेपी का उद्देश्य पर काम करने का आह्वान किया गया है। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा भाव से कार्य करने पर जोर दिया गया। रुद्रप्रयाग के एक वेडिंग पॉइंट में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए विधायक भरत चौधरी ने कहा है कि सेवा ही संगठन के जरिए कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव से कोरोना काल की 2 लहरों में जनसेवा की है। अब कोरोना तीसरी लहर में जंग जीतने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभियान के जरिए गांव-गांव, बूथ-बूथ तक कार्यकर्ताओं को तैयार करना है। और देहरादून में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में बंद पड़ी 4 धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने कहा है कि प्रदेश सरकार को जनता की तकलीफों से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बंद पड़ी 4 धाम यात्रा ने प्रदेश की आर्थिकी को तोड़कर रख दिया है। 4 धाम यात्रा प्रदेश और हजारों लोगों की आर्थिकी का मुख्य जरिया है, जिसका अनुमानित कारोबार तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए है। लेकिन यात्रा बंद होने से लोगों के साथ राज्य को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मुद्दा था 4 धाम यात्रा शुरू करना और देवस्थानम बोर्ड को भंग करना। आप देख सकते हैं कि सरकार को जब सियासी लाभ लेना होता है तो अपनी यात्राएं सुचारू रूप से चला रही है, सारा इंतजाम कर रही है, लेकिन जब जनता के लाभ की बात आती है तो सरकार हाथ खड़ी कर देती है। तो उत्तराखंड की अहंकारी और अत्याचारी सरकार से आम आदमी पार्टी मांग करती है कि 4 धाम यात्रा जो उत्तराखंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको तुरंत शुरू किया जाए, सरकार उसकी व्यवस्था करे और देवस्थानम बोर्ड जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने थोपा है उस बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करे। और कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी तैयारियों में जुट गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने और लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने की तैयारी कर ली है। संघ के क्षेत्रीय सह प्रांत प्रचार प्रमुख ने कहा है कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान संघ के कार्यकर्ताओं में काफी सकारात्मक पहल की और लोगों की सेवा में अपना योगदान दिया है। इसी के साथ राम जन्मभूमि अभियान के तहत उत्तराखंड से 32 करोड़ एकड़ एकत्र कर भेजा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार ने कहा है कि इस अभियान के तहत उत्तराखंड से राज्य से 32.5 करोड़ एकत्र कर राम जन्मभूमि निर्माण के लिए भेजा गया है। इसमें 1 करोड़ रुपए का योगदान ऋषिकेश नीलकंठ पैदल मार्ग पर गुफा में रहने वाले एक सन्यासी टाट वाले बाबा के समर्पण निधि के रूप में श्री राम मंदिर ट्रस्ट को दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी कोई विपदा आती है, चाहे दैवीय हो या मानवीय हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है। 2013 में भी हमने पूरे भारत के लोगों ने यहाँ सहायता पहुँचाई थी और उसमें हमने काम किया था। तीसरी लहर की पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा कि उसकी पहले से तैयारी करना है, क्योंकि 2 की हम तैयारी नहीं कर पाए। तो गांव-गांव में जाकर प्रशिक्षण देना
और प्रशिक्षण के माध्यम से हर मोहल्ले तक अपना संदेश जाना कि जो कोरोना है इसका मूल है बचाव। और जैसा हाथ धोने का विषय आता है कि हाथ धोना, तो किस प्रकार से हाथ धोना यहाँ से लेके और क्या क्या बचाव कर सकते हैं, जो सावधानियाँ रख सकते हैं, उसकी जानकारी। और देहरादून में कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर कई टीम गठित की गई हैं। देहरादून के सीएमओ पंकज उप्रेती ने कहा है कि जिले में टीकाकरण के लिए अब लोगों को कोविड-19 पोर्टल स्टॉल बुक नहीं करने होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र से टीका लगवा सकता है। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही दिव्यांगों के लिए घर पर ही टीका लगवाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। छोटा जो हमारी यूनिट है सबसे नीचे पीएचसी लेवल है, वहाँ पर हमने बेड्स, 2 बेड्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हल्की बीमारी में वहाँ पे आता है तो हम चाहेंगे कि उसका इलाज उसी छोटे लेवल पे ही हो जाए, गांव स्तर पे ही हो जाए, वो दौड़ करके देहरादून ना आए। जैसा कि आपने पिछले दूसरी वेव में देखा था अप्रैल और मई में कि आपने किस तरह से सारा आदमी जो है वो देहरादून आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन और चारपाई हर चीज़ की जो है बहुत भारी कमी हो गई। तो अब की बार इस तरह से नहीं किया गया है, इसका बहुत अच्छी प्लानिंग। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.